कल हमने पढ़ा था कि जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है और उनके कौन कौन से भाग हैं। अब हमें इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किन किन स्टेप्स में होता है और उन स्टेप्स में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, हमें उन सभी को समझना है। तो जो एक एंजियोस्पर्म प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट स्टेप है लघु बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, जो हमारा पुष्प होता है उसका परागकोश होता है। ये हमारा प्लांट है, कोई भी प्लांट का पुष्प है उसका ये परागकोश है। इस वाले भाग को हम एंथर बोलते हैं। इस एंथर में ये 4 चैम्बर्स होते हैं। मैंने कल बताया था कि इन चैम्बर्स में ये छोटे छोटे से स्पोर्स यानी कि बीजाणु बनते हैं, जिसे हम लघु बीजाणु या परागकण पोलिन ग्रेन्स बोलते हैं। इन पोलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि पुष्प के परागकोश के अंदर लघु बीजाणु या पोलिन ग्रेन्स के बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। नेक्स्ट हमारे लिए पढ़ना है गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, ये हमारा जो लघु बीजाणु जनन होता है वो मेल के थ्रू कंप्लीट होता है और जो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु जनन होता है वो फीमेल के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें गुरु बीजाणु धानी जिसे हम बीजांड या ओव्यूल भी बोलते हैं, इसे हम बीजांड या ओव्यूल भी बोलते हैं, बीजांड। इस बीजांड के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है यानी कि अंड निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो आपने देखा कि एंथर यानी कि परागकोश के अंदर परागकण का बनना लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु धानी या बीजांड के अंदर अंड का निर्माण होना, फीमेल गैमेट एग का फॉर्मेशन होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब हमारे लिए सेकेंड स्टेप हमारा परागण यानी कि पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी हमारा फ्लावर है उस फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टिग्मा, उस स्टिग्मा पर आपको बताया था वो रोमेल होता है, चिपचिपा होता है। उस स्टिग्मा पर किसी दूसरे फ्लावर के परागकण आकर गिर जाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा कोई भी फ्लावर है, ये हमारा फ्लावर है। इस फ्लावर के जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं यानी कि जो परागकण होते हैं वो दूसरे फ्लावर या वो जो दूसरा फ्लावर होगा वो उसी जाति का भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। यानी कि यदि रोज़ प्लांट है तो वो ऑरेंज प्लांट भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जैसे रोज़ प्लांट हो गया तो इसकी कोई भी दूसरी प्रजाति सब स्पीसीज होगी। तो ये जो इसके पोलिन ग्रेन्स हैं वो बहुत से माध्यम होते हैं, एयर के थ्रू भी जा सकते हैं, वाटर के थ्रू भी जा सकते हैं, कीट होते हैं, चमगादड़ होती है, घोंगे होते हैं, इन सभी के द्वारा भी जा सकते हैं। तो ये परागकण उड़कर दूसरे फ्लावर पर चले जाते हैं और दूसरे फ्लावर का जो ये फीमेल पार्ट होता है, इस वाले पार्ट, ये स्टिग्मा, इस स्टिग्मा पर जाकर ये चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग पर गिर जाते हैं या वहाँ पे जाके अपना विकास करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं या इंग्लिश में से पोलिनेशन बोलते हैं, पोलिनेशन। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है इसमें हमें पढ़ना है कि अब आपने देखा कि लघु बीजाणु जनन हो गया, गुरु बीजाणु जनन हो गया और दोनों मेल फीमेल गैमेट बन गए। अब इसके बाद इनका विकास कैसे होगा, ये जो हमारे मतलब कि जो हमारा एग बना है और जो हमारा फीमेल मेल गैमेट बना है इनका विकास यानी कि डेवलपमेंट कैसे होता है। तो थर्ड स्टेप है हमारा नर व मादा युग्मकोभिद का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने जो गैमेट बनाया है उसका डेवलपमेंट जो है वो गुरु बीजाणु धानी यानी कि जो हमारा एंथर होता है, परागकोश होता है, उसके अंदर होता है और जो हमारा फीमेल गैमेट होता है यानी कि जो एग होता है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो गुरु बीजाणु धानी यानी कि मेगास्पोरेंजियम में होता है।
तो इस प्रकार आपने देखा कि एंथर के अंदर यानी कि परागकोश के अंदर परागकण बने और उसी परागकोश के अंदर उन परागकण का विकास होता है। तो इस प्रकार मेल गैमेट का विकास होता है। और जो हमारी बीजांड यानी कि ओव्यूल के अंदर एग बनता है, तो जो हमारा एग का डेवलपमेंट होता है वो बीजांड के अंदर होता है। फिर हमारा फोर्थ स्टेप है फर्टिलाइजेशन, या हम इसे निषेचन भी बोलते हैं, संयुग्मन भी बोलते हैं। ये बहुत से प्रकार का होता है, मतलब ये 3 प्रकार का होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब वो आपस में मिलते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे 2 मेल गैमेट और 2 फीमेल गैमेट है तो एक एक बार दोनों का क्रॉस होगा, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है उसका डेवलपमेंट होता है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो आप यदि कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, तो जो हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है यानी कि जो हमारे एग और स्पर्म है, एग और स्पर्म, सॉरी एग और जो हमारा मेल गैमेट है, मेल गैमेट, इन दोनों का संयुग्मन होता है, मतलब कि ये दोनों आपस में मिलते हैं। इसी प्रक्रिया को हम संलयन बोलते हैं, जुड़ना बोलते हैं या निषेचन बोलते हैं। तो ये दोनों, ये एन था, ये एन था, इन दोनों ने आपस में मिलकर 2n जाइगोट बना लिया। ये हमारा जाइगोट हो गया, इसे हमने जाइगोट का नाम दे दिया। तो जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें ये दोनों यूनिट्स आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद ये एक द्विगुणित जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अब क्या होता है, जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है यानी कि भ्रूण का विकास है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा फोर्थ स्टेप में फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो जाइगोट बना था, उस जाइगोट की जो सेल्स होती हैं, ये इसकी जो सेल्स होती हैं वो 2n होंगी यानी कि डिप्लॉयड होंगी। इन सेल्स में बार बार माइटोटिक डिवीज़न होता है, यानी कि बार बार समसूत्री विभाजन होता है। देन समसूत्री विभाजन होने के बाद ये पूरा मैच्योर हो जाता है और उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं एम्ब्रियो का, यानी कि जाइगोट से किसका फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी प्रोसेस को हमने बोला भ्रूण का विकास। तो यह हमारे जो 5 स्टेप्स हैं, ये हमारी किसी भी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, यदि उसमें रिप्रोडक्शन है, उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें ये जो स्टेप्स रहेंगे कॉमन रहेंगे, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये सभी प्लांट्स में होगी। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारा परागकोश होता है जिसके अंदर परागकण बनते हैं, उसकी संरचना किस प्रकार होती है। तो मैंने यहाँ पे आपको परागकोश का स्ट्रक्चर यानी कि एंथर का स्ट्रक्चर बना के दिया है। अब आप इसमें देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं, बाह्य त्वचा, अंतःभित्ति, मध्यस्तर और टैपिटम, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। तो जो हमारे जो ये पूरा परागकोश है, ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये परागकोश का है। अब इस स्ट्रक्चर में यदि हम फर्स्ट देखें तो एपिडर्मिस, ये वाला पार्ट, तो जो एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा होती है वो बहुत ही कोमल होती है और पतली भित्ति की बनी होती है, और उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रविभाजी ऊतक की होती हैं, यानी कि प्रविभाजी जो कोशिकाएं होती हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें बार बार विभाजन करने की क्षमता है, यानी कि जिनमें सेल डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी होती है, उन्हें हम प्रविभाजी या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। तो जो हमारा एंडोथीसियम वाला पार्ट होता है यानी कि जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का बना होता है। इसके बाद इसके नीचे जो ये आपके लिए लंबी लंबी पतली जो स्तंभाकार कोशिकाएं दिख रही हैं, ये कोशिकाएं एंडोथीसियम कहलाती हैं। मतलब कि जो पतली और स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं वो आपस में मिलकर ऐसी कोशिकाओं का समूह बना लेती हैं जिन्हें हम एंडोथीसियम बोलते हैं। अब इस एंडोथीसियम का वर्क क्या है, आपने देखा कि जो बाह्य त्वचा होती है वो इस पूरे स्ट्रक्चर को कवर करके रखती है, इसकी सुरक्षा करती है, और जो हमारा एंडोथीसियम है यानी कि अंतःभित्ति जो होती है, ये वाली जो कोशिकाएं हैं ये सभी अंतःभित्ति बनाती हैं। इस अंतःभित्ति का काम क्या होता है कि जब हमारा परागकोश का स्फुटन होता है, यानी कि जब परागकोश से पोलन ग्रेन्स, परागकण डिस्चार्ज होते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है वो एंडोथीसियम के कारण होती है। क्या होता है कि जो एंडोथीसियम की कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में अंदर की ओर प्रेशर बढ़ता है, दबाव बढ़ता है, जिस कारण जो जल होता है उसकी बहुत सारी हानि हो जाती है और कोशिकाओं पर दबाव पड़ने के कारण परागकोश फट जाता है
और पोलन ग्रेन डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंडोथीसियम देख लिया। अब एंडोथीसियम जो होता है यानी कि अंतः भित्ति जो होती है उसके जस्ट नीचे ये जो 2 से 3 स्तर की कोशिकाएं हैं, ये 2 से 3 स्तर में बटी हुई होती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर मध्य स्तर या मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जो मिडिल लेयर होती है इसका कोई ऐसा ज़्यादा वर्क नहीं होता, बस ये सपोर्ट के लिए होती है। फिर इसके बाद जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर के जस्ट नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर घनाकार, ये जो आपको कोशिकाएं दिख रही हैं ये सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं जिसे हम टैपिटम बोलते हैं। ये हमारा टैपिटम है। अब इस टैपिटम में क्या होता है, ये जो हमारे पोलन ग्रेन यानी कि परागकण बनते हैं उन परागकण को न्यूट्रिएंट या पोषण प्रदान करने का काम करती है और उनके लिए खाद्य पदार्थ, भोजन वगैरह जो होता है उन सभी का संग्रह करती है। तो ये हमारी टैपिटम है। इसके बाद ये पोलन शेक है, ये पोलन शेक कहलाता है। ये पूरा जो इतना चैम्बर है, ये इतना पार्ट पूरा पोलन शेक है। अब ये हमारे मैंने बताया था कि इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, यानी कि जो हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस कोशिका में परागकण बनते हैं। तो आपने देखा कि ये पूरी परागकोश की संरचना है, एंथर की संरचना है। इसमें हमने 4 पॉइंट्स पढ़े, बाह्य त्वचा, अंतः भित्ति, मध्य स्तर और टैपिटम। ये सभी, इन सभी के अलग अलग काम हैं और ये सभी एक परिपक्व परागकोश की संरचना बनाती हैं और ये परिपक्व परागकोश परागकण के निर्माण में भाग लेता है। अब हम यदि बात करें इसके विकास की, यानी कि इसके डेवलपमेंट की, कि डेवलप कैसे होता है, ग्रोथ कैसे करता है, तो जो हमारा परागकोश होता है, जब पोलिनेशन यानी कि परागण की क्रिया होती है तो स्टिग्मा या वर्तिकार्ग पर जाकर जब चिपक जाता है तो उसके चिपके हुए भाग से एक रसायन स्रावित होते हैं। उन रसायनों को वो अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार जो हमारे परागकोश होता है उसका डेवलपमेंट होता है और जो हमारे पोलन ग्रेन हैं वो बन जाते हैं। फिर इसके जस्ट बाद आता है, यदि अब हमने परागकोश का स्ट्रक्चर समझ लिया है, अब इसके बाद यदि हम पोलन ग्रेन यानी कि परागकण की संरचना पढ़ें, जो मैंने बताया था कि जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो ये ऐसे चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, इनके अंदर ये माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो अभी हमने इस चैम्बर का एनालिसिस किया कि ये कैसे बनता है, कौन कौन से पार्ट्स इसे बनाते हैं। फिर इसके बाद ये जो पोलन ग्रेन है हमें इस वाले स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे पोलन ग्रेन का डायग्राम बनाया है। इसमें क्या है, जो हमारा पोलन ग्रेन या परागकण होता है वो गोल होता है, अंडाकार होता है, यानी कि सर्किल होता है। उसमें क्या होता है, वो 2 कोशिकाओं के स्तर से बना होता है, यानी कि दो मेम्ब्रेन से बना होता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है यानी कि जो बाहरी स्तर होता है, इस स्तर के लिए हम एक्साइन बोलते हैं, यानी कि बाह्यचोल बोलते हैं। इसे हम बाह्यचोल बोलते हैं। ये जो पूरा परागकण है ये हमारा पूरा पोलन ग्रेन है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इस वाली मेम्ब्रेन को हम एक्साइन बोलते हैं, यानी कि बाह्य भित्ति बोलते हैं। अब जो हमारी एक्साइन भित्ति होती है वो क्यूटिन की बनी होती है। क्यूटिन एक कठोर पदार्थ होता है, रसायन उससे मिलकर बना होता है, उससे एक हमारी एक्साइन भित्ति बनी होती है। एक्साइन के जस्ट नीचे एक और लेयर होती है, यानी कि एक और स्तर होता है। इस स्तर के लिए हम इंटाइन बोलते हैं या अंतःचोल बोलते हैं। ये हमारी इंटाइन है, अंतःचोल ये हमारी इंटाइन है। ये जो इंटाइन भित्ति होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। अब क्या होता है, इन दोनों का यदि हम वर्क देखें तो आपको ये एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दिखाया है कि जर्मपोर यानी कि जनन छिद्र। तो जो हमारी एक्साइन भित्ति होती है ये बहुत ही ज़्यादा खुरदुरी होती है और इसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। इन छिद्र के थ्रू क्या होता है कि जो हमारी इंटाइन भित्ति होती है ये बहुत ही कठोर रहेगी, खुरदुरी रहेगी, और जो हमारी इंटाइन रहेगी वो बहुत ही कोमल रहेगी और पतली कोशिकाओं की बनी होगी। अब इसमें क्या होगा,
जो हमारी इंटाइन भित्ति होती है वो इन छिद्र में से निकलती है। तो ये इंटाइन, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हुए इस जर्म पोर से बाहर निकल जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागकण का विकास, यानी कि पराग नलिका का बनना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी इंटाइन भित्ति है वो एक्साइन, इस एक्साइन के जर्मपोर से, इस एक्साइन का ये जर्मपोर है, इस एक्साइन के जर्मपोर से नलिका आकार के रूप में बाहर निकलती है। इसी प्रक्रिया को हम परागकण का अंकुरण बोलते हैं। परागकण के अंकुरण में क्या होता है, जो हमारी मैंने बताया इन एक्साइन के जर्मपोर से इंटाइन भित्ति का नलिका के रूप में निकलना परागकण का अंकुरण कहलाता है। इसके बाद ये जो हमारा परागकण होता है उसमें एक केंद्रक होता है। ये हमारे जो पोलिन ग्रेन है उसका ये न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि नाभिकीय झिल्ली है। इसके बाहर जितना भी पदार्थ होता है उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि जीवित पदार्थों में होता है वही सब इसमें होता है। और इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारा पोलिन ग्रेन है यानी कि परागकण है वो दो भित्तियों से मिलकर बना होता है। एक होती है इंटाइन भित्ति, एक होती है एक्साइन। एक्साइन बाहरी वाली भित्ति होती है, वो बहुत ही खुरदुरी होती है और मोटी होती है, और जो अंदर वाली होती है यानी कि जो हमारी इंटाइन भित्ति होती है वो पतली होती है और कोमल होती है। और इस एक्साइन भित्ति के बाहर छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र से जो हमारे परागकण होते हैं वो बाहर निकलते हैं, इसे हम जनन छिद्र कहते हैं। इन जनन छिद्र के थ्रू क्या होता है कि जो हमारी अंदर वाली भित्ति होती है इंटाइन भित्ति, वो नलिका के आकार के रूप में बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को हम परागकण का अंकुरण बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि परागकण क्या है और उसका अंकुरण कैसे होता है, और हमने परागकोश की संरचना पढ़ी।